बच्चों पर प्रयोग किया, किसी दूसरे बच्चों पर नहीं बल्कि खुद अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया। तो जो जीन प्याजे है, इनका जन्म स्विट्जरलैंड, कब? 1896। ये किस तरह के वैज्ञानिक थे? तो चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे। इनका सिद्धांत क्या था? तो संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसी को अवस्था का सिद्धांत या इसी को ज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन यहां से रहेगा, इनके सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें आप ध्यान में रखिएगा, जिन प्याजे को। अब दूसरी बात हम आगे बढ़ने वाले हैं। प्याजे ने कहा क्या ज्ञान को लेकर के? नॉलेज, आखिर आइडियाज क्या है बच्चे? जब प्याजे ने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया, अपने ही बच्चों को देखने का प्रयास किया कि उनका डेवलपमेंट किस तरह से होता है, तो इसके लिए प्याजे ने दो बात कहा कि बच्चे जो है, पहला पॉइंट है अनुकूलन की। बच्चे जो है अनुकूलन, जो छोटा बच्चा है वह वातावरण के अनुसार फर्स्ट रूप में ढलता है, वह अनुकूलित होता है। अपने इन्वायरमेंट के अनुसार बच्चे क्या करते हैं? ढलते हैं। इन्वायरमेंट के अनुसार बच्चे अनुकूलित होते हैं। और दूसरे में वह आत्मसात करते हैं। पहले वह बच्चे जहां भी रहेंगे, जिस वातावरण में भी रहेंगे, वो उसमें ढलेंगे, फिर उसे आत्मसात करेंगे। आत्मसात करेंगे उस वातावरण को, अपने अंदर समाहित करना ही आत्मसातीकरण कहलाता है। फिर है दूसरा इन्होंने कहा समायोजन करना। समायोजन करना मतलब कि पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान में तालमेल स्थापित करना। प्याजे कहते हैं कि बच्चे वातावरण से जैसे आप कोई बच्चे एक जगह से दूसरे जगह गया, तो तो जो बच्चे हैं पहले जगह से भी उन्होंने कुछ ज्ञान अर्जित किया है और अब वह नए जगह में गया है, तो वो पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को आपस में जोड़ लिया। क्या किया? आपस में जोड़ लिया। यानी कि समायोजन का मतलब है पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान को आपस में जोड़ना। यहां से भी हर बार अनुकूलन के दो पॉइंट है, आत्मसात यानी कि कारण पूर्व ज्ञान से जोड़ना, और दूसरा समायोजन, पूर्व ज्ञान से समायोजन करना। यहां से एक क्वेश्चन आपको रहेगा कि आत्मसातीकरण और समायोजन की बात किसने की? तो यह बात प्याजे भैया ने किया है, सिंपल है। तीसरी बात हम लोग देखते हैं, प्याजे ने कहा कि कोई भी बच्चा है, इस पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझिएगा कि कहता है कि किसने सबसे पहले डिसेंट्रलाइजिंग या विकेंद्रीकरण की बात की। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, किसने सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण की बात की? तो वह जो थे प्याजे थे। अब इनको ध्यान से समझिएगा, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले प्याजे ने कहा कि बच्चे जो है अपने वातावरण से आत्मसात करते हैं, अनुकूलन करते हैं, अनुकूलन में ही आत्मसात करते हैं, फिर वो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करते हैं, उससे समायोजित होते हैं। क्लियर है? उससे समायोजन करते हैं, उससे समायोजित होते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जब बच्चे समायोजित कर लेते हैं, अर्थात पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ लेते हैं, तो अगला विकेंद्रीकरण क्या है? यहां से भी बार बार एक क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी एग्जाम में जाएंगे, मैंने कहा ही कि ऐसे टॉपिक अब मॉर्निंग में लूंगा जो हर एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जहां से हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो प्याजे ने कहा कि बच्चे ज्ञान का अर्जन कैसे करता है? क्या सब कुछ एक साथ करता है, केंद्रीकृत रूप से करता है? नहीं। प्याजे ने कहा कि बच्चे जो है ज्ञान का अर्जन छोटे छोटे पार्ट में करता है, तोड़ के करता है।
यानी कि एक ही समस्या को अलग अलग रूप में समझने का प्रयास करता है। प्याजे ने कहा कि बच्चे जो है ज्ञान का अर्जन एक ही समस्या कुछ, अब मान लिया कि एक ही समस्या है, उनके भिन्न भिन्न डायमेंशन का यूज करता है, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके बच्चे ज्ञान का अर्जन करते हैं। तो इनको ध्यान में रखना। कहता है एक ही समस्या को अलग अलग रूप में समझ पाने की योग्यता या समस्या का समाधान अलग अलग तरीके से करना। अब इसको रटना नहीं है, समझना है कि प्याजे जो है डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है। अब ऑप्शन में केंद्रीकरण भी दे देगा, नहीं, केंद्रीकरण का मतलब होता है हर समस्या को एक साथ टैकल करना, नहीं, बच्चे जो है हर समस्या को अलग अलग समझने का प्रयास करता है, उसे टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके अलग अलग तरीके से समझने का प्रयास करता है। नेक्स्ट पॉइंट है संतुलन। अब तीसरा पॉइंट है, यहां से भी एक सवाल पूछता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पहले हमने कहा अनुकूलन। अनुकूलन के दो पार्ट हमने बनाया, आत्मसातीकरण और समायोजन। दूसरा है विकेंद्रीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे कोई भी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट करके उन्हें समझने का प्रयास करता है, इसे ही विकेंद्रीकरण कहा जाता है। अब है तीसरा संतुलन। अब प्याजे क्या करता है, प्याजे कहता है कि बच्चे जो है इनके द्वारा आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करता है। जैसे शुरू में आपने देखा कि हमने समझाया कि प्याजे कहते हैं अनुकूलन, अनुकूलन में क्या होता है, आत्मसातीकरण। बच्चे वातावरण से अपने आप को का समायोजन स्थापित करता है, अपने आप को उनसे जोड़ता है, और जोड़ने के बाद दोनों में समायोजन स्थापित करता है। दोनों में क्या करता है, समायोजन, आत्मसातीकरण और समायोजन करता है, किसमें, संतुलन स्थापित करता है। तो ऐसी संतुलन की प्रक्रिया को कहता है बालक आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करता है। तो इनको बिल्कुल ध्यान से हमें समझना है। फिर से एक बार प्याजे समझ लीजिए। सबसे पहले तो डेट याद रखना, जिन प्याजे का जन्म 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। यह एक चिकित्सा मनोवैज्ञानिक है और इनके सिद्धांत को संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं, कॉग्निटिव थ्योरी कहते हैं, इसी को ज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, और इसी को हम अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। और सबसे बड़ी खूबसूरती है कि प्याजे ने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया, किसी दूसरे बच्चों पर नहीं बल्कि अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया। तो पहली बार प्याजे ने बताया अनुकूलन, यानी कि वातावरण के अनुसार ढालना। प्याजे कहते हैं कि बच्चे सबसे पहले अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालते हैं, फिर इसी अनुकूलन के दो पार्ट हैं, आत्मसात, बच्चे किसी चीज को आत्मसात करते हैं, फिर उनसे समायोजन स्थापित करते हैं। समायोजन का मतलब है पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान से जोड़ना। फिर उस चीजों को बच्चे जो है डिसेंट्रलाइजिंग करते हैं। डिसेंट्रलाइजिंग मतलब एक ही समस्या को तोड़ तोड़ के अलग अलग समाधान पाने की योग्यता विकसित करना। फिर दोनों के बीच जो है संतुलन स्थापित करते हैं। क्या करते हैं, संतुलन स्थापित करते हैं। अब जो हम समझने वाले हैं, प्याजे ने अवस्था के सिद्धांत। अब देखो इनको समझना है, प्याजे और वाइगोस्की में बेसिक अंतर है, इन अंतर को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ प्याजे अवस्था का सिद्धांत देता है, इसी को ज्ञानात्मक सिद्धांत या इसी को संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं। प्याजे कहते हैं कि बालक का विकास उसके अवस्था के अनुसार होता है, अर्थात जैसे जैसे बच्चों का उम्र बढ़ता है वैसे वैसे ही बच्चों का विकास होता है। जैसे कि 0 से 2, 2 से फिर 7, फिर, तो जैसे जैसे बच्चों का विकास होता है वैसे वैसे ही उसका स्वरूप बदलता है। तो इनको समझना बहुत जरूरी है।
जैसे पियाजे ने पहली अवस्था को जो है सेंसरी मोटर स्टेज कहा है। बीएड में आपने पढ़ा होगा, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी हम भूल जाते हैं। अब सेंसरी मोटर स्टेज में क्या क्या बातें होती है, इनको हमें ध्यान में रखना है। पियाजे ने पहला संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में पहला कहा संवेदी पेशीय अवस्था। इंग्लिश में इसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, और यह 0 से 2 साल तक होता है। अब सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है, पियाजे कहते हैं इस अवस्था में बालक जो है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। जैसे 0 से 2 साल के बालक बोल नहीं पाते हैं, तो उसे भूख लगता है तो वह रोने लगते हैं। कोई कोई समस्या आते हैं तो भी वह रो करके बताते हैं। खुश होते हैं तो वो मुस्कुरा करके बजाते हैं। है ना। अब बालक जो है कोई भी चीज को ढूंढने का प्रयास करता है, यानी कि यहाँ प्रेरक और रिफ्लेक्स क्रियाओं के माध्यम से अपने वातावरण के बारे में वह सीखता है। यहाँ के आसपास के जो वातावरण है उनको वह महसूस करता है, उनको वह सीखता है। मतलब कि इन अवस्था में जो है ज्ञानेंद्रिय महत्वपूर्ण होता है। तो जो हमारा संवेदी पेशी अवस्था है, इसमें बस याद रखना ज्ञानेंद्रिय। बालक जो है पहली अवस्था में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही सीखता है। तो इनको ध्यान रखना कि बालक जो है सेंसरी मोटर स्टेज जो है, इसमें बालक ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही सीखता है। अब दूसरी अवस्था याद रखना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। दूसरी अवस्था हमारा जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जिसे प्रीपोरेशनल स्टेज 0 से 7 तक होता है। अब देखो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या क्या आता है, यहां से बार बार एक क्वेश्चन रहता है, तो इन एक क्वेश्चन को हमें समझना है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में एक महत्वपूर्ण चीज आता है जीववाद। इसे ध्यान रखना, पूछ लेता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या नहीं आता है। जीववाद पहला। दूसरा आता है अपलटावी या अप्रत्यावर्तनीयता, मतलब किसी भी वस्तु को अलटना पलटना नहीं आता है। जैसे 2+4 6 होता है, लेकिन इसे कहोगे कि 6 - 2 कितना होता है, तो उनमें समस्या होती है। तीसरा चौथा मुद्रा संप्रदाय दूरी भार ऊंचाई की कमी होती है। तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का पाठ है, कि जैसे कि 2 से 7 साल के बालक को मुद्रा का पता नहीं चलता है कि कौन 50 का मुद्रा है, कौन 100 का मुद्रा है। उसे बाहर का पता नहीं चलता है, उसे ऊंचाई का पता नहीं चलता है कि वह 5वें महले पे है कि 10वें महले पे है। इसीलिए बच्चों को जो है, इन 2 से 7 साल के बच्चों को ऊंचाई का पता नहीं रहता है। इसीलिए माँ बाप को प्याजे कहता है बड़े ध्यान, 2 से 7 साल के बच्चे को बड़े ध्यान से रखने की अवस्था होती है। तो ये सब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। जैसे पूर्व संख्यात्मक में हो गया पहला जीववाद, फिर अप्रत्यवंतशीलता, मुद्रा ऊंचाई भार की कमी। तो सॉरी, ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना। पहला है जीववाद। अब जीववाद क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स आता है जीववाद। तो जीववाद क्या है, जो बालक है इस अवस्था में बालक सजीव और निर्जीव के बीच अंतर नहीं कर पाता है। आपने देखा होगा कि जो 2 से 7 साल के बालक है, अगर लड़के हैं तो उन्हें ज्यादा लगाव कार मोटर हवाई जहाज से होता है, और उनको अपना समझता है। कभी कभी वो सांप को भी पकड़ लेता है, बिच्छू को भी पकड़ लेता है, क्योंकि उन्हें सजीव निर्जीव में अंतर नहीं है। अगर लड़की है, बच्ची है, तो उन्हें गुड़िया से प्यार होता है और उनकी शादी करवाता है, उनको उनको भोजन करवाता है, और उसे लगता है कि ये सजीव वस्तु है। तो सजीव और निर्जीव में अंतर
नहीं पता चलता है। किस अवस्था में? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। याद रखिएगा, सजीव और निर्जीव में अंतर कहाँ पता नहीं चलता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा, बालक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अलट पलट नहीं सकता है। जैसे 5 + 10 = 15, अब 20 - 5 कर दोगे, पता नहीं चलता है। यानी शब्दों को पलटने उलटने नहीं आता है। तीसरा, चित्र प्रतीकात्मक के सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता। कोई चित्र है या कोई प्रतीकात्मक खेल खेल रहा है, उन खेल में जो है वो सही अंतर नहीं कर पाता है। किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यहां बैठा लेना है। तीसरा हमने बताया गुड़ियों को संभाल कर रखना। हमने कहा कि जो बच्चे 2 से 7 साल के हैं, वो गुड़िया से, लड़की है तो खेलता है, या लड़के हैं तो मोटर कार से खेलते, उसे बड़े संभाल के रखेंगे। बच्चे सोएंगे भी तो उसे सीने लगा करके सोएंगे। हमारा खुद बेटा है तो देखते हैं, उसे कार से लगाव है, तो वो रात में सोते समय भी कार अपने पास लेकर सोते हैं। तो ये साथ ही मुद्रा याद रखना। हर बार यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार रहता है। चाहे किसी भी एग्जाम में जाना, तो 1 से 2 क्वेश्चन सिर्फ पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से रहेगा कि मुद्रा, संप्रदाय, दूरी, भार, ऊंचाई, इन सब के अंतर पता नहीं चलता है। इन सब का अंतर पता नहीं चलता है। किस स्टेज में? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय प्याजे ने 2 से 7 साल बताया। क्या बताया है? 2 से 7 साल। अब तीसरी अवस्था याद रखना। तीसरी अवस्था प्याजे ने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। तीसरी अवस्था को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, और इसका समय 7 से 11 साल होता है। क्या होता है? 7 से 11 साल होता है। अब खुद इमेज कर सकते हो, प्याजे ने जो बालकों के विकास की बात की है ना, वो अकॉर्डिंग टू अवस्था का है। अकॉर्डिंग टू अवस्था के अनुसार बालक का विकास होता है। तो इसमें उन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, इसका समय उन्होंने 7 से 11 साल बताया है। अब अब इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में बालक सामने रखी हुई वस्तु को देखकर ही कुछ कर सकता है। इस अवस्था में जो बालक है, 7 से 11 साल के बालक, वो अब चीजें समझने लगता है। अब बालक जो है, जीववाद यानी कि सजीव निर्जीव के अंतर को समझ लेता है, मुद्रा को समझ लेता है कि कौन सी मुद्रा बड़ा है, कौन सी मुद्रा छोटा है, 100 रुपये बड़ा है कि 500 रुपये बड़ा है, उसको समझ लेता है। भार को समझने लगता है, ऊंचाई से समझने अब बच्चों में 7 साल के बालक के बाद ऊंचाई से उसे डर लगने लगता है। मतलब वो ऊंचाई के सिद्धांत को समझ लेता है। साथ ही अब धीरे धीरे बालक जो है सही रेशियो को भी समझ लेता है, सही अनुपात को भी धीरे धीरे समझने लगता है। साथ ही बालक तर्क के आधार पर चिंतन, भार में अंतर कर पाने का गुण आ जाता है, सही अनुपात को भी समझ लेता है। तो किस अवस्था में? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कभी कभी तो इसका एज ही पूछ लेता है, कब से कब तक इसका समय है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, प्याजे ने 7 से 11 साल तक बताया है। और इन सिद्धांत को आप ध्यान में रखिएगा। अब चौथा स्टेज बहुत महत्वपूर्ण है, वो याद रखिएगा। वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 से 15 साल। प्याजे ने कुल अवस्था के सिद्धांत का जो विभाजन किया है, वह 4 भाग में किया है। पहला 0 से 2, दूसरा 2 से 7, तीसरा 7 से 11, और चौथा 11 से 15। इसे याद रखना। अब चौथा है फॉर्मल, औपचारिक, अमूर्त। जैसे ऊपर वाले को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तीसरे को याद रखना, अभी हमने पढ़ा था
तीसरे को जो मूर्त मतलब दिखाई पड़ना देख करके। अब चौथे में अमूर्त। अब चौथी अवस्था में क्या होता है, आपने देखा होगा, हम सब इस अवस्था से गुजरे हैं जिसे एडोल्सन पूर्व अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक चिंतन मनन करने लगता है। बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है। देखो, एक होता है मूर्त चिंतन करना जो तीसरी अवस्था है, 7 से 11 वाली अवस्था। मूर्त चिंतन का मतलब किसी वस्तु को देख करके चिंतन करना। अब चौथी अवस्था में अमूर्त चिंतन है। अमूर्त चिंतन का मतलब है कि हम किसी अमूर्त वस्तु के लिए उसकी कल्पना करना, अमूर्त वस्तु के बारे में महसूस करना, अमूर्त वस्तु के बारे में सोचना ही, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है उनके बारे में सोचना अमूर्त चिंतन कहलाता है। और स्मरण मनन अब बालक जो है स्मरण भी करने लगता है, याद भी करने लगता है, किसी चीज का मनन भी करने लगता है। अब किसी चीज पर बालक निर्णय भी लेने लगता है। अब जब वो उसे कोई बात कह रहे हैं तो उसका निर्णय, साथ ही अंकों का प्रयोग करने लगता है। अब बालक जो है जो भी अंक का प्रयोग कर रहा है उसको वह सीख जाता है। बालक अब अंक का प्रयोग भी करने लगता है, समस्या का समाधान करने लगता है। चौथी अवस्था, अगर उनके पास कोई समस्या है तो उसका समाधान भी करने लगता है। और कार्य कारण, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, याद रखिएगा, कार्य कारण संबंध में अंतर करने लगता है। जैसे कि कार्य कारण संबंध में अंतर बार बार पूछता है, किस अवस्था में बालक करता है, तो चौथी अवस्था में। कार्य कारण सिद्धांत को हम काउजेशन थ्योरी कहते हैं। अब काउजेशन थ्योरी क्या है, कहता है कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान होता है। कोई भी कार्य उत्पत्ति से पहले किसमें विद्यमान होता है, कारण में विद्यमान होता है। कार्य उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान होता है। इसे ही हम काउजेशन थ्योरी कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, काउजेशन थ्योरी कहते हैं। मतलब कि अब बालक कोई काम करता है तो वह जरूर सोचता है इसका परिणाम क्या होगा। अब बालक सोचता है कि सामाजिक नैतिकता के अनुसार अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमें अच्छे रिवार्ड मिलेगा, अगर बुरे काम करेंगे तो हमें बुरा रिवार्ड मिलेगा। तो ये अच्छाई और बुराई के बीच के अंतर को अब बालक समझने लगता है। तो ये ध्यान में रखना। साथ ही इस अवस्था में प्याजे कहते हैं कि बालक में जो है फिजिकल चेंज बहुत तेजी से होता है। जैसे लड़का है तो उसे हल्का हल्का मूंछ आने लगेगा, लड़कियों में भी फिजिकल बदलाव होगा, अपोजिट सेक्स की ओर अट्रैक्शन धीरे धीरे इस अवस्था में होने लगता है। तो मतलब ये है कि प्याजे ने अपने कॉग्निटिव थ्योरी में अपने संज्ञानात्मक विकास अवस्था का सिद्धांत, इसी को हम ज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, इसमें 4 अवस्थाएं बतलाई है। इन चारों अवस्था के मूल थॉट को अगर हम ध्यान रखेंगे तो एक क्वेश्चन आपको याद रहेगा। अब सीखने का, प्याजे ये भी कहते हैं कि सीखने का अर्थ क्या होता है। सीखने का अर्थ जो है वह ज्ञान का निर्माण करना होता है। प्याजे कहते हैं कि सीखने का अर्थ जो है ज्ञान का निर्माण करता है। बच्चे के सीखने का एक समीपस्थ क्षेत्र होता है। जब बच्चे का ऐसा कार्य दिया जाए तो उसके वर्तमान स्तर से भी अधिक मूल्य मुश्किल हो तो वह बेहतर रूप से जुड़ते और सीखते हैं। अब प्याजे कहते हैं कि बच्चों का सीखने का जो है एक वातावरण होता है, एक क्षेत्र होता है। जब जो बालक सीखा हुआ है उससे ज्यादा टफ दिया जाए तो बालक उससे जुड़ता है और उसे जानने का प्रयास करता है। जैसे आपको कोई चीज पहले से याद है या पहले से सब समझे हुए हो तो आपको उन चीजों को समझने में ज्यादा मजा नहीं आएगा। उन चीजों को आप समझने में कोई ज्यादा प्रयास नहीं करोगे। लेकिन कोई टफ चीज आ जाएगा, उससे थोड़ा कठिन आ जाएगा तो फिर उस पर आप ज्यादा जोर लगाओगे।
कि नहीं इसे हमें सीखना है। जैसे कि कोई टेस्ट बना रहे, फटाफट बन जा रहा था, वो बहुत इजी है। लेकिन जब कोई टेस्ट बना रहे हैं, कोई थोड़ा टफ आ गया, तो अब उसको सीखने के लिए हम ज्यादा मेहनत करना शुरू कर देते हैं। यही बात प्याजे कहते हैं। संपूर्णता में प्याजे को देखा जाए तो प्याजे जो है 4 अवस्था के माध्यम से बच्चों के डेवलपमेंट की बात करते हैं। वो उम्र के अनुसार, वो कहते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे बच्चों में सोचने की शक्ति विकसित होती रहती है। तो इनको ध्यान में रखिएगा। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं बायगॉस्की। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन बना ले, क्योंकि बायगॉस्की का एक क्वेश्चन बायगॉस्की से पूछता है और स्किनर से भी पूछता है, तो उन दोनों को लेके अब पहला क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हैं। ये क्वेश्चन सीटेट या अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में समायोजन और समावेशन किसी पूरक क्रियाएं हैं। किसकी पूरक क्रियाएं हैं समायोजन और समावेशन? कोई मैसेज करके बताइए, किसकी पूरक क्रियाएं हैं समायोजन और समावेशन? कोई बताइए, किसकी पूरक क्रियाएं हैं समायोजन और समावेशन? किसकी पूरक क्रियाएं हैं? भूल गए? वह पूरक क्रियाएं हैं, अभी ही हमने बताया था कि प्याजे ने पहला ही कॉग्निटिव थ्योरी में दिया था अनुकूलन। अनुकूलन के प्याजे ने 2 पार्ट बताया था। पहला पार्ट था संयोजन और दूसरा है समावेशन। तो किसका पार्ट हो जाएगा? ये पार्ट हो जाएगा हमारा अनुकूलन का। किसका पार्ट हो जाएगा? अनुकूलन का। अब दूसरा है, जिन प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में कौन सा तत्व संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है? मतलब कौन सा तत्व जो है संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है? वातावरण का अवलोकन, बड़ों के द्वारा पुनर्वलन, आसपास के परिवेश की सक्रिय खोजबीन, उद्दीपक और अनुक्रिया का अनुबंध, कौन सा होगा? तो हमने क्या कहा था? प्याजे ने कहा था कि बच्चे जो है सबसे पहले आसपास के वातावरण से संयोजन स्थापित करते हैं, आसपास के वातावरण से संबंध स्थापित करते हैं। तो क्या हो जाएगा? आसपास के वातावरण की सक्रिय खोजबीन। आसपास के वातावरण की क्या हो जाएगा? सक्रिय खोजबीन। देखो बहुत इजी सवाल पूछा जाता है, अगर ये सब सवाल भी हम बना के ना आए तो फिर कोई फायदा नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है जिन प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में कौन सा तत्व संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। प्याजे के अनुसार, प्याजे के अनुसार किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगता है और तार्किक समझ उभरने लगती है? कोई मैसेज करके बताइए, किस काल, मतलब प्याजे के अनुसार किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगता है और तार्किक समझ, उसकी तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है? किस अवस्था में? अभी ही हमने कहा किस अवस्था में होगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्याजे के सिद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपना अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहलाता है?
यानी कि पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है अकॉर्डिंग टू पियाजे? अभी ही हमने बताया था, पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आत्मसातीकरण। क्या कहलाती है? आत्मसातीकरण, यानी आत्मसात करना। यानी पूर्व ज्ञान प्लस नए ज्ञान, नए ज्ञान को जोड़ना ही आत्मसातीकरण कहलाता है। तो इसी तरह के सवाल जो है प्याजे का पूछा जाता है। और जो कल हम लोग मिलेंगे तो प्याजे के बाद भी है, कुछ और थिंकर को लेंगे, और साथ ही साथ इसमें हर तरह के आपको जीके भी पढ़ाया जाएगा। सारी चीज जो है एक एक दिन समझाया जाएगा, जिससे कि पढ़ाई का डायरेक्शन सही हो सके। इसीलिए हमने ये व्यवस्था की है कि 1 घंटे डेली लगभग 40-45 मिनट आपको हर एग्जाम के बारे में बताया जाएगा कि किस एग्जाम को हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर 40 से 45 मिनट डेली जुड़ेंगे तो नई नई बातें आपको मिलेगी। तो आज हम इतना ही रखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्याजे की थ्योरी जो है आपको संपूर्णता में समझ आ गया होगा, और उस पर आप अब गलत नहीं करके आएंगे। साथ ही साथ मैं कुछ पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया करूंगा, जिससे उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। तो आज इतना ही। धन्यवाद।